हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 जिसमें ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन, डीकार्बोजिलेशन को डिस्कस करेंगे, और ऑब्जेक्टिव 2 जो इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड अमोनिया डिस्पोजल को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, और इसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले मेजर पाथवेज ऑफ अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म। ऑब्जेक्टिव 1 में क्या है, मेजर पाथवे कौन थे अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म के। तो फ्रेंड्स 3 बेसिक मेन रिएक्शंस होते हैं इसमें, ट्रांसअमाइनेशन, डीअमाइनेशन, डीकार्बोजिलेशन। तो पहले हम ट्रांसअमाइनेशन को देखते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है अमाइनो ग्रुप का। अमाइनो ग्रुप कौन सा होता है, NH2। ठीक है, अमाइनो एसिड में जो अमाइनो ग्रुप है उसका ट्रांसफ़र होता है। इस रिएक्शन में एक अमाइनो एसिड से NH2 यानी कि अमाइनो ग्रुप निकाल के एक कीटो एसिड पर ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, इससे एक नया कीटो एसिड बनता है और एक नया अमाइनो एसिड बनता है ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन से। ओके फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं ये कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा अमाइनो एसिड है। ठीक है, और ये क्या है, कीटो एसिड है। यहाँ पर क्या है, ये अमाइनो एसिड कार्बन है, इसका हाइड्रोजन से एक बॉन्ड है, NH2 ग्रुप है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक यानी ये रेडिकल R चेन है। यहाँ पर दूसरा रेडिकल है, दूसरी कोई कार्बन चेन है। ठीक है, तो ये हमारा अमाइनो एसिड है। यहाँ पर क्या होगा, अमाइनो ग्रुप जो है ना वो कीटो एसिड से जाकर रिएक्शन करेगा। ये अमाइनो ग्रुप जा रहा है कीटो एसिड के पास। ठीक है, तो यहाँ पर एक नया अमाइनो एसिड बन जाएगा। जब ये अमाइनो ग्रुप कीटो एसिड के पास जाएगा तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, ये कार्बन वही रहा, ये रेडिकल 2। ठीक है, एक लंबी चेन होगी कार्बन की। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी सेम रहा, और एक बॉन्ड ये NH2 के साथ बना देगा। ठीक है, क्योंकि NH2 अटैच हो रहा है, और एक बॉन्ड जो है इसका हाइड्रोजन के साथ होगा। तो ये हमारा क्या होगा, नया अमाइनो एसिड बन गया। और अब इस अमाइनो एसिड का क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन, ये रेडिकल सेम रहेगा। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी सेम रहेगा, और ये जो ऑक्सीजन था ना यहाँ पर कीटो एसिड में डबल बॉन्ड बना हुआ था कार्बन के साथ, यहाँ पर ये अमाइनो ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है। तो क्योंकि अमाइनो ग्रुप ने इसकी जगह ली, तो ये भी अमाइनो ग्रुप की जगह ले लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, तो एक नया कीटो एसिड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक नया अमाइनो एसिड बना और यहाँ एक नया कीटो एसिड बना। तो फ्रेंड्स ये इसे हम कहते हैं ट्रांसअमाइनेशन, जिसमें अमाइनो ग्रुप जो है वो कीटो एसिड से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो फिर एक नया अमाइनो एसिड और नया कीटो एसिड बनता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखी है, इस रिएक्शन में अमाइनो ग्रुप जो है अमाइनो एसिड का वो निकल के कीटो एसिड पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो नया कीटो एसिड और नया अमाइनो एसिड बन जाता है। अब इसमें जो की एंजाइम रुका होता है वो कौन सा होता है, ट्रांसअमाइनेज। ठीक है, यहाँ पे अमाइनो ट्रांसफरेज की एंजाइम होता है, जैसे कि एलेनाइन ट्रांसफरेज, ये हो गया एस्पार्टेट ट्रांसफरेज, ये क्या होते हैं, की एंजाइम होते हैं। अब इसमें कोएंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड होता है, विटामिन B6 जिसे हम पैराडॉक्सल फास्फेट यानी कि PLP भी कहते हैं। और इसकी की पॉइंट क्या है, इस रिएक्शन में अमोनिया फ्री नहीं होता, अमोनिया जो है वो फ्री नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। ऑलमोस्ट ऑल अमाइनो एसिड जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं इस रिएक्शन ट्रांसअमाइनेशन में, सिवाय 3 के, एक्सेप्ट लाइसिन, थ्यूरेनाइन एंड प्रोलिन। इनके अलावा सारे अमाइनो एसिड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखी जाए तो एलेनाइन ट्रांसअमाइनेज जो है एंजाइम, जिसे हम SGPT भी कहते हैं। ठीक है, ये MCQ पॉइंट आ सकता है। मेन मार्कर होता है फॉर लिवर जमेंट। जब भी हम LFT टेस्ट कराते हैं ना, लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, एलेनाइन ट्रांसअमाइनेज, वहाँ पर SGPT लिखा हुआ होता है। तो अगर उसकी लेवल इंक्रीज़ होगी तो वो क्या बताएगा कि लिवर डैमेज हो रहा है। ठीक है, ये हेपाटाइटिस में होता है। यहाँ पे सिरोसिस में क्या होता है, लिवर के ऊपर स्कार्स पड़ जाते हैं, ये क्रोनिक कंडीशन हो जाती है, बहुत सीवियर हो जाती है। ठीक है, हेपा मीन्स लिवर, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाती है, हेपाटाइटिस उसे कहते हैं। और दूसरा जो है वो क्या है, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, ये भी एंजाइम होता है, SGOT इसे हम कहते हैं, जैसे उसे SGPT कहते हैं। ये किस चीज़ का मार्कर है, ये क्या इंडिकेट करता है, हार्ट के लिए ये इंडिकेट किया जाता है कि हार्ट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है ना, हार्ट अटैक वगैरह, तो उसके लिए एस्पार्टेट जो है उसका लेवल हाई हो जाएगा। और लिवर डैमेज, और ये लिवर डैमेज को भी इंडिकेट करता है। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट फ्रेंड्स बी नंबर डी अमाइनेशन। डी मीन्स रिमूवल होता है, अमाइनेशन मीन्स अमाइनो ग्रुप का, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अमाइनो एसिड है NH2 ग्रुप को यानी कि अमाइनो ग्रुप को फ्री अमोनिया NH3 अमोनिया क्या है NH3 की फॉर्म में रिमूव कर देना डी अमाइनेशन कहलाता है। ठीक है, NH2 ग्रुप को NH3 फॉर्म में रिमूव कर देने को हम डी अमाइनेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब डी अमाइनेशन के भी टाइप्स हैं, ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन, नॉन ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन। अमाइनो ग्रुप इज रिमूव अलोंग विद ऑक्सीडेशन। अगर अमाइनो ग्रुप रिमूव हो रहा है ऑक्सीडेशन के साथ, यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हाइड्रोजन से हैं वो रिमूव हो रहे हैं, तो उसे हम ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन कहते हैं। ये कहाँ पर होता है, लिवर में होता है एंड किडनी में होता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन कहाँ होता है, लिवर में एंड किडनी में होता है। कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है ना वो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में यूज़ होता है। यहाँ पर ये दिया गया है ग्लूटामेट और NAD प्लस वाटर, ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट प्लस अमोनिया जो कि फ्री होगा वो रिमूव कर दिया जाएगा। NADH भी बनेगा जो कि ATP हमारा एनर्जी है। ठीक है, और हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, ये ग्लूटामेट है, ये क्या है अमाइनो एसिड है, ये क्या करेगा ऑक्सीडेशन इसकी हो रही है तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा, इसमें से ऑक्सीजन लेगा तो फिर क्या बना देगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, और साथ में ही अमाइनो ग्रुप क्योंकि रिमूव हो रहा है तो वो हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना देगा अमोनिया। ठीक है, और ये हमारी एनर्जी रिलीज़ हो रही है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं। और जो नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि अमाइनो एसिड्स जैसे सीरीन थ्यूडेनाइन, ये डीअमाइनेशन में जाते हैं, इसमें भी अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है बस इसमें विदाउट ऑक्सीडेशन, इसमें यूजिंग करते हैं डीहाइड्रेटेज एंजाइम को। ठीक है फ्रेंड्स, डीकार्बोजाइलेशन क्या होता है, इसमें रिमूवल होता है कार्बोजाइल ग्रुप का। तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन क्या है डीकार्बोजाइलेशन की, इस अमाइनो एसिड से पहले हमने डीअमाइनेशन में क्या पढ़ रहे थे कि अमाइनो ग्रुप रिमूव हो रहा है। डीकार्बोजाइलेशन में क्या होगा, अमाइनो एसिड से कार्बोजाइलिक ग्रुप जो है ना, कार्बोजाइल ग्रुप COOH वो रिमूव होगा। ठीक है, अमाइनो एसिड से कार्बोजाइल ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकालना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अमाइनो एसिड से कार्बोजाइल ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल लेकर निकल जाएगा, और जो डीअमाइनेशन में था उसमें अमाइनो ग्रुप जो था वो किस शक्ल में निकल रहा था, अमोनिया की शक्ल में। ठीक है, इससे बायोलॉजिकली एक्टिव बायोजेनिक अमाइंस बनते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तो इससे क्या बनते हैं, बायोजेनिक अमाइंस बनते हैं। ठीक है, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। इसमें एंजाइम और कोएंजाइम देखा जाए तो कौन सा होता है, डीकार्बोजाइलेट्स एंजाइम होता है, और जो कोएंजाइम होता है वो विटामिन B6 जिसे हम PLP भी कहते हैं, ये कोएंजाइम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब ये क्या है, प्रिकर्सर अमाइनो एसिड है, बायोजेनिक अमाइन फॉर्म, फिजियोलॉजिकल क्लिनिकल रोल हम पढ़ेंगे। हिस्टाडाइन जो अमाइनो एसिड है ना, इसमें से क्या बनता है, बायोजेनिक अमाइन फॉर्म होता है, हिस्टामाइन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये कार्बोजाइल ग्रुप रिमूव होने के बाद बनता है, और इसका काम क्या होता है हिस्टामाइन का, ये वेसो डायलेशन करवाता है, वेसल्स को डायलेट करवाता है, एलर्जिक रिएक्शंस में रोल प्ले करता है। ठीक है, और गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन करवाता है, गैस्ट्रिक में एसिड की सिक्रेशन करवाता है। और जो ग्लूटामेट अमाइनो एसिड है ये क्या करवाता है, ये बायोजेनिक अमाइन फॉर्म करवाता है, जैसे कि गाबा, जिसे गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसका फिजियोलॉजिकल और क्लिनिकल रोल क्या है, ये मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे ब्रेन में होता है, हमारे ब्रेन को काम करता है, खामोश करता है। ठीक है, अगर वो एंजाइटी में हो, हाइपर न्यूरॉन्स हो जाए तो। और जो टायरोसिन अमाइनो एसिड है फ्रेंड्स, इसका जो बायोजेनिक अमाइन फॉर्म्ड होता है वो क्या होता है, डोपामाइन। टायरोसिन से डोपामाइन और नॉर एपिनेफ्राइन फॉर्म्ड होते हैं, बायोजेनिक अमाइन से। ये इनका काम क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, डोपामाइन और नॉर एपिनेफ्राइन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स से ये मूड और मोटर कंट्रोल, मूड को भी कंट्रोल करते हैं और मोटर कंट्रोल में भी पार्ट प्ले करते हैं। और जो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है, ये इसमें से कौन सा बायोजेनिक अमाइन फॉर्म्ड होता है, सीरोटोनिन। ठीक है, सीरोटोनिन 5-HT, ये क्या करता है, ये भी मूड को रेगुलेट करता है, स्लीप साइकिल को भी मेंटेन करता है। ठीक है फ्रेंड्स,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके फिजिकल क्लिनिकल रोल को याद कीजिएगा। हिस्टामाइन वेसोडाइलेशन एलर्जिक रिएक्शन में काम आता है। ग्लूटामेट से गाबा बनता है। गाबा का फुल फॉर्म क्या है? गामा अमाइनोबुटारिक एसिड। ये इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर का कहाँ पर होता है? ब्रेन में होता है। ब्रेन को काम करने के लिए आता है। टायरोसिन जो है वो डोपामाइन नॉरएपिनेफ्रिन बनाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये, और ये क्या कहते हैं? मूड को कंट्रोल करते हैं और मोटर भी कंट्रोल करते हैं। मोटर जो फंक्शंस होते हैं। ट्रिप्टोफैन ये सेरोटोनिन बनाता है और ये मूड रेगुलेशन, स्लीप साइकिल दोनों को कंट्रोल करता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने ऊपर ये स्टडी किया कि जो अमाइनो ग्रुप डीअमाइनेशन में अमाइनो ग्रुप रिमूव हो रहा था, तो वो हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना रहा था? अमोनिया NH3 बना रहा था। तो अमोनिया जो होता है ना हमारे ब्लड में, ये टॉक्सिक होता है, ये नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो इससे हमें रिमूव करना भी, डिस्पोजल करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव 2 में हम क्या पढ़ेंगे? अमोनिया डिस्पोजल एंड यूरिया फॉर्मेशन। इसका ए जो नंबर है इसमें क्या है? अमोनिया टॉक्सिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या है? वाई इज अमोनिया टॉक्सिक? अमोनिया टॉक्सिक क्यों है? अमोनिया ब्रेन सेल्स CNS जो होते हैं ना, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन सेल्स में के लिए बहुत टॉक्सिक है। ठीक है, ये ब्रेन में अल्फा कीटोग्लूटारेट को डिप्लेट कर देता है, जिससे क्रेब्स साइकिल रुक जाता है। क्या कहता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट को डिप्लेट कर देता है, जिससे क्रेब्स साइकिल क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है, और ATP जनरेशन जो है वो ड्रॉप हो जाता है, यानी कि ATP बनना स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? काजेस हेपाटिक एनसेफेलोपैथी, या फिर बंदा कोमा में भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अमोनिया ट्रांसपोर्ट एंड ब्लड, इसमें क्या होता है? फ्री अमोनिया जो होता है ना वो ब्लड में ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए बॉडी दो सेफ ट्रांसपोर्ट फॉर्म यूज़ करती है, एक टिश्यूज से और दूसरा स्केटर मसल टिश्यूज, जैसे ब्रेन टिश्यूज, मसल टिश्यूज आ गए, तो उसमें क्या कहता है? कन्वर्ट कर देता है ग्लूटामाइन में, विया अमोनिया को ग्लूटामाइन में कन्वर्ट कर देता है ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम के थ्रू। और स्केटर मसल में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट एज एलेनाइन, ग्लूकोज एलेनाइन साइकिल में ट्रांसपोर्ट कर देता है एलेनाइन के थ्रू अमोनिया को। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या आता है? यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल को हम क्रेब्स हैंसेलेट साइकिल भी कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? लिवर में होता है। लिवर के भी माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल में होता है यूरिया साइकिल। अब इस यूरिया साइकिल का पर्पस क्या है? ये टॉक्सिक अमोनिया जो होता है ना, NH3 टॉक्सिक, उसे नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल यूरिया में कन्वर्ट करके किडनी से एक्सक्रिएट आउट करवा देता है अमोनिया को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी यूरिया साइकिल है। ठीक है, यूरिया साइकिल में क्या होता है? अमोनिया जो होता है उसमें अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके उसे किडनीज के थ्रू एक्सक्रिएट आउट किया जाता है, क्योंकि अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, तो दोनों दुश्मन आपस में आकर मिलते हैं। ठीक है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं आपस में, तो क्या बनाते हैं? कार्बामोइल फास्फेट बनाते हैं। कौन सा एंजाइम बनवाता है ये कार्बामोइल फास्फेट? इन दोनों को कौन मिलवाता है आपस में? तो फ्रेंड्स, कार्बामोइल फास्फेट सिंथेज एंजाइम जो है ना 1, ये इन दोनों को आपस में मिलाता है और बनाता है कार्बामोइल फास्फेट। ठीक है, इसमें क्या होता है? 2 ATPs यूज़ हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू में ही 2 ATPs यूज़ हो रही हैं इसमें। अब ये कार्बामोइल फास्फेट जो है ना, ये इस ऑर्निथाइन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, अब ये ऑर्निथाइन के साथ मिल तो गया, अब इसे सिट्रुलिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये सिट्रुलिन में इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन कौन करवाएगा? ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बोमाइलेज एंजाइम जो है ना ये वाला, ये क्या करेगा? ऑर्निथाइन एंड कार्बोमाइल फास्फेट को आपस में मिलाकर इनका रिएक्शन करवा देगा और फिर क्या बनवा देगा? सिट्रुलिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो ऊपर वाला सारा, ये जो मैंने लाइन रेड से लगाई हुई है, ठीक है, ये ऊपर वाला सारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में सारा ये हो रहा है प्रोसेस, और नीचे वाला साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेसिस 1 जो एंजाइम है ना, और जो ये ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बोमाइलेज एंजाइम, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, अब ये सिट्रुलिन बन गया। अब सिट्रुलिन जो है ना, अब ये साइटोप्लाज्म में आना चाह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर, तो ये साइटोप्लाज्म में आता है, तो ये एस्पार्टेट से ये मिल जाता है, एस्पार्टेट से मिल जाता है, तो यहाँ पर क्या आता है? आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम आता है। ये सिट्रुलिन और एस्पार्टेट का रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है? आर्जिनोसक्सिनेट बनता है। और यहाँ पर भी क्या आता है?
ATP जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, AMP में कन्वर्ट हो जाती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट एडिनो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एडिनो ट्राइफॉस्फेट जब एडिनो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो ये 2 ATPs जितनी एनर्जी यूज़ करती है, तो यहाँ पर भी 2 ATPs यूज़ हो रही हैं। शुरू में भी 2 ATPs यूज़ हुई और यहाँ पर भी 2 ATPs यूज़ हो रही हैं, मतलब टोटल 4 ATPs यूज़ हो गई हैं। तो हमारा क्या बन गया, आर्जिनोसक्सीनेट। अब आर्जिनोसक्सीनेट यहाँ पर एक एंजाइम आएगा आर्जिनोसक्सीनेस, और फिर क्या कर देगा, आर्जिनोसक्सीनेट को आर्जिनिन में कन्वर्ट कर देगा और फ्यूमरेट जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये जाकर आगे क्रेब्स साइकिल में यूज़ होता है। ठीक है, फ्यूमरेट, और ये आर्जिनिन बन जाएगा। अब फिर आएगा आर्जिनेज एंजाइम, ये आर्जिनिन को ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, यूरिया में और ऑर्निथाइन में। ठीक है, यूरिया जो है वो यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि हमें क्या चाहिए था, यूरिया चाहिए था, हमें अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना था। अब यूरिया जो है वो किडनीज के थ्रू क्या यूरिन से पास आउट हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा, और जो ऑर्निथाइन है ये फिर से इस साइकिल में यूटिलाइज होगा, यूज़ होगा। ठीक है, ये बार बार ऐसा ही साइकिल चलेगा और यूरिया बन जाएगा। तो ये थी हमारी यूरिया साइकिल, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है 5 स्टेप्स थे। ठीक है, यूरिया साइकिल में रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट लिखे हुए, एंजाइम लिखा हुआ और लोकेशन लिखे हुए। शुरू वाले 2 स्टेप्स जो थे वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे थे। क्या हो रहा था, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिल रहे थे और इन्हें 2 ATPs भी हम दे रहे थे। तो क्या बन रहा था, कार्बोमाइल फास्फेट बन रहा था। ठीक है, और कौन सा एंजाइम कर रहा था, ये कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेसिस 1 एंजाइम ये कर रहा था। कौन सा रिएक्शन, अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाकर कार्बोमाइल फास्फेट बना रहा था। ये कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेसिस 1 को हम CPS1 भी लिखते हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये MCQs पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा, और इस लेक्चर के मैंने MCQs भी अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अब जो कार्बोमाइल फास्फेट बन गया है ना फर्स्ट स्टेप में, वो क्या करता है, ऑर्निथाइन से जाकर मिलता है और फिर क्या बनाता है, सिट्रुलिन बनाता है। अब ये ऑर्निथाइन से मिलकर सिट्रुलिन बनाना, इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बोमाइलेज, जिसे हम OTC एंजाइम कहते हैं। ठीक है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। और जब ये सिट्रुलिन बन जाता है ना, अब ये कहता है कि मुझे साइटोसोल या फिर कहेंगे तो साइटोप्लाज्म में जाना है। तो ये सिट्रुलिन साइटोप्लाज्म में जाता है, तो वहाँ पर एस्पार्टेट को देखता है, ये उससे मिल जाता है और ये क्या बनाता है, आर्जिनोसक्सीनेट। इसके लिए भी 2 ATPs रुका होती है, क्योंकि यहाँ पर ATP AMP यानी कि एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये 2 ATPs की जितना एनर्जी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी 2 ATPs यूज़ हो रही हैं। तो क्या बन रहा है, आर्जिनोसक्सीनेट। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो कौन सा, आर्जिनोसक्सीनेट सिंथेटेज एंजाइम आर्जिनोसक्सीनेट को बनवाता है, और ये साइटोसोल में हो रहा है। अब ये जो आर्जिनोसक्सीनेट बन गया है ना, ये फर्दर जाकर ब्रेक डाउन होगा किसमें, आर्जिनिन में और फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट जो है वो यहाँ से निकल जाता है, आगे जाकर क्रेब्स साइकिल में इसका यूज़ होता है। ठीक है, और ये कौन सा एंजाइम करवाता है, आर्जिनोसक्सीनेट लाइएज एंजाइम। ठीक है, ये भी साइटोसोल में होता है। और जो फ्रेंड्स 5 स्टेप है ना, उसमें ये आर्जिनिन, इसमें वाटर ऐड किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आर्जिनेज एंजाइम होता है, और इसमें क्या होता है, ये आर्जिनिन जो है इसमें वाटर ऐड करने से बॉन्ड ब्रेक होता है, आर्जिनिन कन्वर्ट हो जाता है यूरिया एंड ऑर्निथाइन में। यूरिया जो है वो ये किडनीज में जाकर यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। ठीक है, और जो ऑर्निथाइन है ये फिर से साइकिल में रीयूज़ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी साइटोसोल में होता है। एनर्जी कॉस्ट देखें तो 1 यूरिया मॉलिक्यूल जो है बनाने के लिए, 1 यूरिया मॉलिक्यूल के लिए हमने 4 हाई एनर्जी फास्फेट बाउंड, ठीक है, 3 ATPs कंज्यूम होते हैं इसमें। पर जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं वो 4 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा 1 ATP था पर ये AMP में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये 2 ATPs जितना एनर्जी यूज़ हो रहा था। यहाँ पर इसलिए लिखा है 4 हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्डेड और 3 ATPs, ठीक है, कंज्यूम हो रही है। फ्रेंड्स, ये लास्ट नंबर है हमारा क्लिनिकल नर्सिंग एप्लीकेशंस एंड हाई यील्ड पॉइंट्स। ठीक है, इसमें क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसे हम बन लिखते हैं BUN। ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है, 7 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये MCQs पॉइंट है। अगर ये ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज़ हो जाए, एलिवेट हो जाए, तो क्या होता है, एजोथीमिया।
ऐसे हम कहते हैं, ठीक है। ये इंडिकेट क्या करता है, किडनी फेलियर, किडनी फेल्स हो चुकी है, इसलिए यूरिया ब्लड से बाहर जा ही नहीं रहा, उसमें नाइट्रोजन इंक्रीज़ हो गई है, तो ये किडनी फेलियर को इंडिकेट कर रही होती है, इनकी इंक्रीज लेवल। और डिहाइड्रेशन भी इंडिकेट करती है, ठीक है। लो, अगर ये वैल्यूज़ लो हो जाए, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लो हो जाए, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि सीवियर लिवर फेलियर हो गया है, मतलब लिवर जो है वो वर्क करना छोड़ गया है, सीवियर लिवर फेलियर हो गया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, हाइपर अमोनीमिया। अमोनिया जो है ना वो हाइपर हो गया है, हाई लेवल में हो गया है। लिवर फेलियर जिसे हम सिरोसिस भी कहते हैं, में यूरिया साइकिल डिस्टर्ब होने से ब्लड में अमोनिया जो होता है अक्यूमुलेट हो जाता है। जब लिवर फेलियर हो जाता है ना, लिवर फेल हो जाता है, सिरोसिस हो जाती है, उसमें यूरिया साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि यूरिया साइकिल कहाँ होती है, लिवर में होती है। लिवर के भी माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल में होती है, ठीक है। अब जब लिवर ही काम नहीं कर रहा तो अमोनिया अक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी, जिसमें फ्लैपिंग ट्रेमर्स, एस्टेरेक्सिस, कन्फ्यूजन, कोमा में बंधा जा सकता है, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन अब क्या है यहाँ पर, एडमिनिस्टर लैक्टुलोज। लैक्टुलोज उसे एडमिनिस्टर करनी है। लैक्टुलोज का काम क्या होता है, ये ट्रैप करती है अमोनिया को इन गट में से एज NH4+ फॉर एक्सक्रिएशन के लिए। एंड लो प्रोटीन डाइट देनी चाहिए ड्यूरिंग अक्यूट हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी। अक्यूट हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी के दौरान लो प्रोटीन डाइट देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे नर्सिंग इंटरवेंशन से। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस वीडियोस की आपको मिल सके। अगर कोई और डाउट है या किसी और लेक्चर बनाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।